नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में शुरुआत आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी 10वें दिन के युद्ध की करेंगे, जहां खून के प्यास में शहर के शहर बारूदी कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। इंसानियत जमीन तले रौंदी जा रही है। इस बीच अमन की बात भी हो रही है। गलवान में ड्रैगन का साथ देने के बाद इमरान की फौज भी मैदान जंग में उतर आई। इधर जंग के मुहाने पर खड़ा हिंदुस्तान ड्रैगन को रोज उसकी औकात बता रहा है। वायुसेना की किलर मशीन आसमान में गरज रही है। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। आर्मेनिया अजरबैजान का जंगी मैदान अब कब्रिस्तान में बदल रहा है। युद्ध के 10वें दिन भी हर तरफ तबाही का मंजर है। हम पिछले 9 दिनों से मौत का मंजर दिखा रहे हैं और आज युद्ध का 10वां दिन है। सोचिए कितना बारूद घुला होगा दोनों देशों की हवाओं में। हमले दोनों देशों की ओर से अभी भी जारी हैं। आर्मेनिया सेना ने अर्थसक में अजरबैजानी सेना के यूनिट्स और तोपखाने को तबाह कर दिया है, जिसके बाद यूनिट में मौजूद 200 अजरबैजानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। अजरबैजान ने कल अर्थसक में रॉकेट हमला किया, जिसका करारा जवाब आज आर्मेनियाई सेना ने भी दिया। इस विध्वंसक युद्ध में अब तक अजरबैजान की सेना के 4190 जवानों की मौत हो चुकी है और आम लोगों की मौत का आंकड़ा 1800 पहुंच चुका है। तुर्की अजरबैजान के समर्थन में खुलकर खेल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काराबाख पर कब्जे और आर्मेनियाई नरसंहार को लेकर चुप्पी साध रखी है। आर्मेनिया शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर छुप छुप कर आर्मेनिया की मदद करने वाला ईरान भी अब खुलेआम आर्मेनिया के समर्थन में आ गया है। ईरान ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान करते हुए अजरबैजान के खिलाफ 200 हैवी आर्म टैंक तैनात कर दिए हैं। ईरान के इस फैसले से अन्य खाड़ी देशों के बीच युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। आर्मेनिया में भी अजरबैजान की सेना ने बर्बादी का जो खेल खेला है, उसके आंकड़े भी रूह कपाने वाले हैं। अब तक आर्मेनिया के करीब 5300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 407 टैंक ब्लास्ट कर दिए जा चुके हैं। 398 आर्टिलरी बर्बाद हुई है। 70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तहस नहस हो गए हैं। मध्य एशिया में छिड़े इस युद्ध के बड़े साइड इफेक्ट सामने आने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े देश इस युद्ध में कूदने वाले हैं। और जंग के मैदान से लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं। एक और पोस्ट पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। वॉर ब्रेकिंग। आर्मेनियाई जवानों ने सरेंडर किया है। आर्मेनियाई जवानों के सरेंडर की तस्वीर भी हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाने जा रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉर जोन में हालात इस वक्त बहुत भयानक हैं और कहीं ना कहीं अजरबैजान का पल्ला भारी नजर आ रहा है। ये देखिए, आर्मेनियाई जवानों के सरेंडर की ये पहली तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 आर्मेनिया के जवानों ने सरेंडर किया है और सामने खड़ा नजर आ रहा है अजरबैजान का जवान। और नागोर्नो काराबाख के मैदान में अब बाजवा की आर्मी भी उतर आई है और खून की प्यास के लिए जंग में कूद गई है। दुनिया को तबाह करने की ये कैसी भूख है, इंसानियत का खून बहाने की ये कैसी प्यास है कि इमरान के हत्यारे सैनिक पूरी दुनिया में घूम घूम कर तबाही की कहानी लिखने को बेकरार हैं। नागोर्नो काराबाख के मैदान में उतरी बाजवा की आर्मी आर्मेनिया पर कहर बरपाने की कस्में खा रही है। अजरबैजान की सेना के साथ मिलकर जंग का ऐलान कर रही है। खबर थी कि काराबाख में पहले इमरान ने आतंकियों का झुंड उतारा, लेकिन उससे भी मन नहीं भरा तो अपनी सेना ही उतार दी। अब अजरबैजान और पाकिस्तान मिलकर आर्मेनिया को मिटाने का प्लान बना रहे हैं। इंसानियत की धज्जियां उड़ाने में माहिर आतंकिस्तान ने गलवान में भी यही भूमिका निभाई थी, जहां दाढ़ी वाले सैनिक ड्रैगन का राग अलाप रहे थे। जिनपिंग की कायर सेना के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तबाह करने का ख्वाब देख रहे थे। गलवान में जिनपिंग का पूरा खानदान उतरा था, जिसकी पीठ पर सवार पाकिस्तान ने यहां अपने सैनिक भेजे थे। हिंदुस्तान से छल किया था, लेकिन कुछ दिन बाद इमरान की एक गंदी चाल दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान अब इसी तरह की चाल नागोर्नो काराबाख में चल रहा है, जहां जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं। जमीन की जंग इंसानी जिस्मों को रौंद रही है। बस्तियां खाक हो रही हैं। शहर के शहर बारूदी कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान खून की प्यास के लिए दुनिया भर में घूम रहा है और अमन की जगह जंग की बात कर रहा है।
काराबाग के मैदान में तुर्की और पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई की किलिंग मशीन पहले से लोगों का खून बहा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेना ने जंग में उतरकर साबित कर दिया है कि जब भी दुनिया को बर्बाद करने की बात होगी, बाजवा की आर्मी सबसे पहले इसमें हिस्सा लेगी। और देखिए एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जंग में आर्मेनिया पर भारी पड़ रहा है अजरबैजान। जीत के बाद अजरबैजानी सैनिकों ने फहरा दिया है अपने देश का झंडा। आर्मेनिया के एक पोस्ट पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। झंडा फहराने का एक और ताजा वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे पास आया है। आर्मेनिया के एक पोस्ट पर अजरबैजान का कब्जा और अजरबैजान के झंडे लहरा दिए गए हैं। आर्मेनिया की इस पोस्ट पर भी ये देखिए, ये ताजा वीडियो है। जंग में आर्मेनिया पर भारी पड़ता नजर आ रहा है अजरबैजान, क्योंकि खुलकर तुर्की मैदाने जंग में अजरबैजान के साथ खड़ा है। और दुनिया के कई देश अजरबैजान और आर्मेनिया को बिना शर्त युद्ध रोकने की बात कह रहे हैं ताकि बर्बादी को रोका जा सके, लेकिन फिलहाल इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। बर्बादी का जो खेल दो देश खेल रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं हो रहा। अगर कुछ हो रहा है तो वो है मर रहे लोग, लुट रहे आशियाने और बारूद से भरे गली मोहल्ले। और अब ये विश्व बिरादरी को देखा नहीं जा रहा है। कई देश दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए कह चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका ने भी तुरंत बिना शर्त युद्ध रोकने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप सचिव स्टीफन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की और युद्ध को तत्काल रोकने को कहा। बर्बादी के इस जंग को लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन की प्रवक्ता ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते हमले को लेकर हम चिंतित हैं। दोनों देश तुरंत हमला रोके। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद करने पर तुर्की को कनाडा ने बड़ा झटका दिया है। खबर थी कि अजरबैजानी सेना तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, तो कनाडा ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचने की डील ही रद्द कर दी है। आर्मेनिया को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान पर सऊदी अरब ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपने नागरिकों से तुर्की में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। पहले एर्दोगन ने कहा था कि खाड़ी युद्ध को भड़काने के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। खबर है कि इजराइल भी अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। अमेरिका के दबाव में इजराइल जल्द ही इस फैसले का ऐलान भी कर सकता है। इजराइल और तुर्की अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नेता बनने के चक्कर में तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन के लिए नाटो देशों से गुहार लगाई है कि नाटो देश अजरबैजान का सपोर्ट करे। इस बीच इस खबर ने भी बहुतों को चौंका दिया कि आर्मेनियाई प्रधानमंत्री के बेटे ने इस संकट की घड़ी में आर्मी ज्वाइन कर ली है। पीएम के बेटे ने आर्मेनिया के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आर्मी ज्वाइन की है। और जंग से जुड़ी एक और बड़ी बात, देश पर संकट आया है तो आर्मेनिया की महिलाएं सीमा पर तैनात हो गई हैं। आर्मेनिया अब 1 लाख सैनिकों की नई टुकड़ी तैयार कर रहा है। ये आर्मेनिया की महिला सेना है। ये वो महिलाएं हैं जिनमें अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। दुश्मन देश अजरबैजान को बर्बाद करने का जोश है और जंग के मैदान में उतरकर दुश्मन के सैनिकों को धूल चटाने का मादा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में ज्यादा नुकसान आर्मेनिया का ही हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि सैनिक आर्मेनिया के ज्यादा मारे गए हैं, इसलिए अब आर्मेनिया की महिला ब्रिगेड भी मैदान में उतरी है। आर्मेनियन आर्मी में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती हुई है। इन्हें फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग दी जा रही है। इन महिलाओं की तैनाती सीधा युद्ध के मोर्चे पर होगी। खबर है कि जंग में कमजोर पड़ रहा आर्मेनिया 1 लाख जवानों की नई ब्रिगेड तैयार कर रहा है। आर्मेनिया की सेना में महिलाओं की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इससे पहले भी आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में मिलिट्री बेस कैंप में हजारों महिलाएं सेना में शामिल होने के लिए गई थी। और अब जो तस्वीरें आई हैं, इसमें महिलाएं सेना में शामिल हुई दिख रही हैं और अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस युद्ध में आर्मेनिया की महिलाएं सेना में शामिल हुई हैं। इससे पहले भी महिलाएं सेना में थीं। आर्मेनिया में शामिल महिला सैनिकों की वजह से ही अजरबैजान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें अजरबैजान के महिला सैनिकों की ताकत दिखाई गई थी। लेकिन अब आर्मेनिया की महिला सैनिकों ने खुला संदेश दे दिया है कि हम एक-एक इंच जमीन पर लड़ने को तैयार हैं।
और ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिकी एयरबेस पर भारत के फाइटर भी तैनात होंगे। 2016 में इसे लेकर समझौता हुआ था, उसी के तहत अब यह तैनाती की जाएगी। एलएसी पर भारत चीन तनाव और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी अब ड्रैगन को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में ट्रंप और मोदी मिलकर चीन को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। अब हिंद महासागर में चीन की हर चाल को फेल किया जाएगा, क्योंकि हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया में बहुत जल्द राफेल और सुखोई उतारा जाएगा। अमेरिका भारत में सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा ये एक ऐसा आयाम है जो ड्रैगन को समंदर में ही घेर कर मारेगा और उसकी हिमाकत को पानी में डुबो देगा। हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया में उतरेंगे राफेल और सुखोई। अमेरिकी बेस से भारत लेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट। 2016 में हुआ था समझौता। अमेरिका और भारत करेंगे एक दूसरे का सहयोग। इससे पहले 25 सितंबर को अमेरिकी मल्टीमिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट पोसाइडन रिफ्यूलिंग के लिए पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर उतारा गया था। उसी दिन से ये साफ हो गया था कि आने वाले दिनों में ड्रैगन पर नकेल कसने की रणनीति पर काम किया जाएगा। लद्दाख में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अमेरिका के डियोगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करेगा। फाइटर जेट राफेल और सुखोई यहां से ड्रैगन को हद में रखेंगे। भारत ने इसी तरह का समझौता अमेरिका सहित फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। अमेरिका के साथ 2016 में किए गए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत भारत को रिफ्यूलिंग के लिए जिबूती, डियोगो गार्सिया, गुआम और सुबिक बेस स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों तक पहुंच की सुविधा मिल चुकी है। मतलब साफ है, ड्रैगन समंदर में भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और एलएसी पर उसकी औकात क्या रह गई है, ये दुनिया के सामने है। और हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर हर साल बड़ी तैयारी होती है, लेकिन इस बार तैयारी कुछ खास है। वायुवीरों का ये दमखम दुश्मनों की सांसें रोक देगा। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स के स्थापना दिवस के मौके पर वैसे तो हर साल तैयारी होती है, लेकिन इस बार की तैयारी कई मायने में खास है। इस साल एलएसी पर ड्रैगन जंग के लिए उतावला हो रहा है और दुनिया भर में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम हो चुका पाकिस्तान एलओसी पर आतंक की नई चाल चल रहा है। ऐसे मौके पर वायुवीरों का ये दमखम सरहद के चालबाजों की सांसें रोक रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस है। एयरफोर्स में शामिल आसमान का सिकंदर राफेल भी इस बार रिहर्सल का हिस्सा है, जिसकी आमद भर से ड्रैगन की नींद हराम हो चुकी है। स्थापना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और दूसरे जानलेवा एयरक्राफ्ट आसमान की ऊंचाइयों में अपना करतब दिखाएंगे। एलएसी पर चीन की चतुर चाल और हिंदुस्तान की चट्टानी ताकत के बीच एयरफोर्स डे को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी है। एयरफोर्स ने कल जो वीडियो जारी किया है, अब जरा उसे भी देखिए और भारत की ताकत और तैयारी का अंदाजा लगा लीजिए। आसमान में कलाबाजी करते ये जंगी एयरक्राफ्ट अब जिनपिंग की सेना पर बरसेंगे तो ड्रैगन को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा और वो सरहद पर ही खड़े खड़े खाक हो जाएंगे। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुए राफेल और भारतीय तकनीक से विकसित तेजस लड़ाकू विमान रिहर्सल के दौरान आकाश में दहाड़ लगा रहे हैं। सुखोई, मिराज, हरक्यूलिस और ग्लोबमास्टर भी वायुसेना की असीम ताकत का एहसास करा रहे हैं। जिनपिंग और इमरान को हैसियत में रहने का पैगाम दे रहे हैं। 8 अक्टूबर को जब हिंदुस्तान के नीले आसमान में ये किलर मशीन कलाबाजी दिखाएंगे, उस दिन बाजवा की आर्मी भी कांपेगी और जिनपिंग की लाल सेना भी थर्रा जाएगी। और समंदर के सिकंदर विराट का आज वजूद खत्म हो जाएगा। देखिए विराट को आखिरी सलामी से जुड़ी TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक युद्धपोत INS विराट को साल 2017 में आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद 3 सालों तक INS विराट जो है वो मुंबई में रहा। अब INS विराट को गुजरात के अलंग लाया गया है, जहां पर स्क्रैप करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है गुजरात और हम आपको आखिरी बार दिखाएंगे कि INS विराट आखिर इस वक्त कैसा दिखाई पड़ता है। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं ये विशाल INS विराट, जो कहा जाता है कि अपने आप में एक शहर है। देखिए किस तरह से इस वक्त गुजरात के आलंग में है और जल्द ही इसकी स्क्रैप की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको आखिरी तस्वीरें INS विराट की दिखा रहा है।
आईएनएस विराट को जब श्रीराम ग्रुप के मालिक ने 38 करोड़ में खरीदा, जिसके बाद मुंबई की एक कंपनी ने श्रीराम ग्रुप के मालिक से संपर्क साधा और उनसे कहा कि आईएनएस विराट उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो आईएनएस विराट को म्यूजियम में तब्दील कर गोवा में रखना चाहते हैं, जिसके लिए परमिशन उन्होंने गोवा की सरकार से ले ली है। लेकिन श्रीराम ग्रुप के मालिक का कहना है कि कुछ प्रक्रियाएं हैं और उन प्रक्रियाओं को अगर ये मुंबई की कंपनी पार करती है तय समय सीमा के भीतर, तो ही ये चीजें जो है आगे हो पाएंगी। तो ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा कि स्क्रैप के लिए आईएनएस विराट जो अलंग आया हुआ है, क्या म्यूजियम में भी तब्दील होगा या फिर तय समय सीमा के हिसाब से आईएनएस विराट को अलविदा कह दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। और ड्रैगन के विस्तारवाद पर नकेल कसने के लिए आज क्वाड देशों की बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, जिससे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक नई ताकत बनकर उभरेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में आज ड्रैगन पर नकेल कसने की नई इबारत लिखी जाएगी। ड्रैगन को औकात में रखने के कागजात साइन किए जाएंगे ताकि विस्तारवादी चीन अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। क्वाड देशों की मीटिंग में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान होंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो जापान पहुंच चुके हैं। पॉम्पियो ने ट्वीट कर कहा कि मीटिंग में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर बातचीत पर फोकस रहेगा और इस मीटिंग का मकसद सिर्फ एक ही होगा, जिसमें क्वाड देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र को चीनी आक्रामकता और उसकी बढ़ती ताकत से बचाएंगे। हालांकि क्वाड देशों की पहली मीटिंग 2007 में ही शुरू हो गई थी। इससे पहले मार्च में भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए मीटिंग हो चुकी है। क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत साल 2007 में ही हो गई थी, लेकिन 2020 में हो रही इस बैठक में चारों देश चीन से अलग एक सप्लाई चेन बनाने पर बात करेंगे ताकि ड्रैगन की मनमानी को काबू पाया जा सके। इसे जापान आगे बढ़ा रहा है ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की मदद से चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। इस बैठक में भारत से आसियान देशों के बीच ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भारत जोर देगा ताकि चीन के नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को करारा जवाब दिया जा सके। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संयुक्त फंडिंग पर भी विचार किया जाएगा। और इस मीटिंग में 5G कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कोविड-19 की वैक्सीन के वितरण के लिए एक अग्रिम योजना भी बन सकती है ताकि जब वैक्सीन आए तो दुनिया को चीन के एकाधिकार से बचाया जा सके। और वहीं कैलिफोर्निया के जंगलों की आग अब बेकाबू होती जा रही है। जंगल से निकलकर आग तमाम रिहायशी इलाकों में फैल गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में अगस्त महीने से ही लगी आग अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। आग की लपटें जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों को तबाह कर रही हैं। आग इतनी भयानक है कि उसने 10 लाख एकड़ जमीन को खाक कर दिया है। जिंदगियां खाक हो चुकी हैं और हजारों घर राख हो चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को से लेकर ऑरेगन तक धधकती आग के लपटों ने इतना हाहाकार मचा दिया है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये आग कब बुझेगी। भीषण आग की चपेट में आकर 8000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में पहली चिंगारी बिजली गिरने से उठी थी, फिर इसी चिंगारी ने पूरे इलाके को अपनी जद में लेना शुरू किया। आग करीब 4 मिलियन एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। उठते काले धुएं के गुबार और उड़ती राख से आसमान का रंग नीला होने की जगह नारंगी हो चुका है। जान बचाने के लिए रोजाना सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी के मुताबिक 1932 से लेकर 1999 के बीच कैलिफोर्निया में दर्ज हुई ये सबसे भयानक आग है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि गर्म और शुष्क वातावरण के साथ जलवायु परिवर्तन ने जंगलों को बहुत ज्यादा सूखा बना दिया है और अब जंगल धधक रहे हैं। तेज चलती हवाएं आग में घी डालने का काम कर रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए 8000 से ज्यादा फायर फाइटर दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। और हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और कुछ भड़काऊ दस्तावेज बरामद किए हैं।
हाथरस केस के बहाने पूरे यूपी को जातीय दंगों में जलाने की साजिश का खुलासा होने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दंगा फैलाने के आरोप में पीएफआई के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग मथुरा से हाथरस जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ चल रही है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में से एक केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है, बाकी 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई उस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर की है जिसमें दावा किया गया है कि हाथरस कांड के बहाने कुछ संगठन यूपी में जातीय दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीएफआई और एसडीपीआई पर आरोप लगा था। जांच एजेंसी ने दंगे की वेबसाइट का पता लगाया था जिसके जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हो रहा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग भी हो रही है। इस खबर के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है और हाथरस में पीएफआई के 4 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी आरोपी मथुरा से हाथरस जा रहे थे, जिसमें एक आरोपी केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है। हाथरस में जातीय हिंसा के लिए दंगे की वेबसाइट बनी थी। इस्लामिक देश इसकी फंडिंग कर रहे थे। कल हाथरस में कई मामले दर्ज किए गए। हाथरस को आग में झोंकने के लिए बाकायदा दंगे की वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया है। इस वेबसाइट में दंगे करने के तरीके के साथ साथ दंगों के बाद बचने का तरीका भी सुझाया गया है। 4 आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद बीएसपी सुप्रीमो ने सरकार पर हमला किया और कहा, हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगा भड़काने की साजिश का आरोप सही है या ये चुनावी चाल है, ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर ध्यान केंद्रित करे। इस बीच सियासी पार्टियों का हाथरस आना जारी है और पूरे प्रदेश में न्याय के लिए प्रदर्शन हो रहा है। और बिहार में सियासी उथल पुथल जारी है। टिकट के बंटवारे के बाद खूब उठापटक चल रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। बिहार के सियासी मैदान में बिसात बिछ चुकी है। गठबंधन तय होने के बाद टिकटों के बंटवारे का दौर शुरू हो चुका है और इसी दौर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। जिनको टिकट मिल रहा है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन जिन्हें मौका नहीं मिला वो आंसू बहा रहे हैं। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, टिकट की आस में हजारों कार्यकर्ता नगरी नगरी द्वारे द्वारे अपने आकाओं के दरवाजे को खटखटाते रहे। कुछ की आस पूरी हुई तो कुछ निराश हुए। एक महिला कार्यकर्ता आरजेडी की, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, अब हालांकि टिकट भी ज़्यादातर बढ़ चुका है, अब आप क्यों रो रही हैं? जी मैं 1995 में इस पार्टी में हूँ। 21 साल की उम्र में सब पार्टी ज्वाइन किए थे हम। मेरा सीट बिल्कुल खाली है, फिर भी क्षेत्र में इतना गामा गमिया कि सीपीआई को दे दिया गया, तो हम इस आदमी जी के क्या करेंगे? 26 साल से हम पार्टी का झंडा धोए हम। हंगामा सिर्फ आरजेडी कार्यालय में नहीं है, बीजेपी ऑफिस के बाहर भी कोहराम मचा है। पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है। सीटों का ऐलान हो चुका है और लगभग सिंबल भी बांटे जा रहे हैं या बांटे जा चुके हैं। अब कहीं जिंदाबाद के नारे, कहीं खुशियां हैं क्योंकि उन्हें टिकट मिला है, और जिनको टिकट नहीं मिला है ये आलम है, जिनको टिकट नहीं मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बताइए, क्यों आप समर्थकों के साथ हल्ला बोले हुए हैं पार्टी कार्यालय पर? पार्टी बहुत बड़ा गद्दारी का काम किया। इसको अगर बड़का जल्लाद पार्टी भी कहा जाए कम नहीं होगा। क्या नारा लगा रहे थे आप लोग अभी? अनिल भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,